वेलकम टू फोटोन फाउंडेशन एंड डाला एजुकेशन ग्रुप। फ्रेंड्स, कल जो हमने टॉपिक किया था प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था हमने, आज हम उससे नेक्स्ट, क्योंकि उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जो करवाया था पीएनसी का बेसिक हमने करवाया था, मोस्टली तो वही था, साथ के साथ प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले और बेसिक प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे निकाली जाती है, इवेंट वगैरह हमने समझा। इसके अलावा आज हम प्रोबेबिलिटी की टाइप्स करेंगे कि कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टाइप वाइज चलेंगे आज। और एक बच्चे ने डाउट दिया है कि कल जो हमने टाइप्स करवाई थी वो बेसिक करवाई थी, इवेंट्स जो बनाए थे उन्होंने वो बेसिक बनाए थे। कभी इवेंट कंपाउंड इवेंट भी मिल जाते हैं आपको, तो कंपाउंड इवेंट में एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट बेस होता है, वो टाइप हमने नहीं करवाई थी कल। एक वो और बता देते हैं आपको कि एक इवेंट के ऊपर अगर इवेंट नहीं, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। जैसे किसी ने ये कहा a coin is tossed, if it shows head then a die is thrown. If it shows a tail then coin tossed again. क्या कह रहे थे बेटा? If it shows a tail then coin tossed again. क्या रहेगा? आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे हम, आपको सिर्फ इसका सैंपल स्पेस बनाना है और मैं फिर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह की कंपाउंड एक्सपेरिमेंट आपके किस तरीके से किए जा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना है। पहले एक कॉइन को टॉस करना है, या तो वो कॉइन हेड शो करेगा या वो कॉइन टेल शो करेगा। अगर उसने हेड शो किया, इट शोज हेड, देन इट डाई इज थ्रोन। अगर इसने हेड शो किया तो इसके बाद एक डाई उछाली जाएगी, यानी हेड आपका आ चुका है, उसके बाद एक डाई उछाली तो डाई पे हेड आने के बाद 1 आ सकता है, डाई पे 2 आ सकता है, डाई पे 3 आ सकता है, डाई पे 4 आ सकता है, डाई पे 5 आ सकता है, डाई पे 6 आ सकता है। और अगर उसने शो किया टेल तो देन द कॉइन थ्रोज अगेन। एक बार पहले उछल चुका है, उस पे हमारा क्या आया है? टेल। फिर से कॉइन को उछालेगा। अगर फिर से कॉइन को उछालेगा, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? पहले टेल आ चुका है तो फिर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल? टेल आ सकता है, क्योंकि पहले टेल तो आ ही चुका है भाई, पहले कॉइन पे आ चुका है, उसके बाद दोबारा से उछाला है तो 2 कॉइन नहीं उछल गए, लेकिन पहले पे फिक्स है, क्या आया हुआ है? टेल। यहां पे डाई उछाली लेकिन उससे पहले क्या उछल चुका आपका? कॉइन, और कॉइन पे क्या आ चुका है? एड। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें ये दोनों नहीं जाएंगे बेटा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर ऐड आया तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, फिर से क्या उछाली गई? डाई। तो सैंपल स्पेस में ये जाएंगे, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5। अगर टेल आया तो टेल नहीं जाएगा सैंपल स्पेस में, कौन जाएगा? टेल के बाद या तो हेड आया होगा या टेल के बाद टेल आया होगा। अब अगर ऐसे कंपाउंड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और कोई ये पूछ लेता है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई पे 5 आया हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज 5,
तो ऐसे मत कर देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम 7, 1/7, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्या करना है आपको, आप ध्यान से देखिए, ये जो है एक फेवरेबल आउटकम है हमारी, इसमें एक ही केस है कि डाई पे 5 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकलेगी तो यहां पे टोटल आउटकम आप यहां से देख के बनाएंगे कि यहां पे एक कॉइन टॉस हो रहा है और एक क्या टॉस हो रही है, डाई। कल सिखाया था आपको कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज टॉस्ड, तो 2 इंटू 6 कितनी आएंगी, 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। कोई आपसे पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये लिख के कि ए कॉइन इज टॉस्ड इफ शोड हेड देन ए डाई इज थ्रोन, इफ इट शोज टेल देन ए कॉइन टॉस अगेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। आपके पास दोनों के दोनों टेल आए हो, तो दोनों के दोनों टेल की प्रोबेबिलिटी जब निकलेगी तो ये 1/7 मत कर देना। यहां 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, 2 कॉइन टॉस हो रहे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, यहां एक कॉइन एक डाई है, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, यहां 1/4, 1/4। आपसे कह दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर ऑन डाई, कि डाई पे क्या एक इवन नंबर आए, तो इवन नंबर में कितने केस गए, H6 छोड़ दिया हमने, H6 और आएगा, मैं सॉरी पहले क्यों नहीं बताया, H6 छोड़ दिया सर आपने, तो कितने केस आएंगे हमारे, 3, तो इसकी 1/4, इसकी 1/4, सॉरी इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/12। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आप कंपाउंड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जब एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड हो, एक्सपेरिमेंट पूरा ही जब हो जब वो पहले के ऊपर डिपेंड। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ए कॉइन इज टॉस्ड until a head appears or until it tossed 4 times। बताओ भाई, समझ आया कुछ? एक कॉइन को टॉस करेंगे, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक हम उसको टॉस करते रहेंगे। फिर देखिए जरूरी है कि हेड आ ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो तो ना भी आए भाई हेड। और until it tossed 4 times, या सर ज्यादा से ज्यादा कितनी बार उछाल सकते हो, 4 बार, या तो 4 बार पूरा हो जाए या पहले ही ऐड आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में बाद में पूछूंगा, मैं इसका पहले सैंपल स्पेस आपसे बनवाना चाहता हूं। आप ऐसे लिखोगे तो आपको इज्जत होगी, आप हमेशा उसी से कीजिए, कॉइन टॉस कीजिए, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। अगर हेड आ गया तो अगले का काम पूरा, टेल आ गया तो उसे कहां चलना पड़ेगा, आगे, फिर से उछाड़ेगा, पहले टेल आ चुका है तो टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। अगर ये आ गया तो गेम ओवर, ये आ गया तो फिर आगे बढ़ेगा। 2 टेल पहले आ चुके हैं, फिर या तो हेड आएगा या टेल 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 आएगा। ये आ गया तो काम पूरा, ये आ गया तो ही आगे चलेगा ना, या तो टेल 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 हेड या टेल 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 टेल। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या जाएगा, हेड जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि यहां काम पूरा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, ये चला जाएगा टेल हेड या टेल टेल हेड या टेल 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 हेड, ये भी जाएगा। इससे क्या आगे बढ़े हम, ये भी जाएगा। अगर यहां एक्सपेरिमेंट पूरा तो हो गया 4 बार, नहीं पूरा होता तो ये भी नहीं जाता, इससे आगे चलते। तो आया समझ में? इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछता है तो दैट इज 1/2, इसकी पूछता है तो 1/4, 2 कॉइन टॉस है। इसकी पूछता है तो 1/8, इसकी पूछता है तो 1/16। अब कुछ भी पूछे, आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया होगा सबको? ऐसे करके बैठे यार, ऐसा करने से क्या होता है, जब आप क्लास में ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये रिलैक्स रहता है। इसका रिलैक्स होने का मतलब आप समझते हो, आउट ऑफ गेम। किसी को रिलैक्स नहीं होने देना हमने।
भाई रिलैक्स हो गया तो नींद आएगी यार आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए थोड़ा अटेंटिव तरीके से बैठो यार, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको समझ आ ही जाता है जल्दी से ना। चलिए अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितने टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में बन सकते हैं। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई अपने दिमाग के सारे सुर खोल लेना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस में करवा नहीं सकता, थोड़े क्वेश्चंस में ज्यादा समझना है हमें, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी तक जो मैंने प्रोबेबिलिटी समझाई वो थी एक सिंगल इवेंट, आपके पास कोई अकर्स होता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उस पर एक सिंगल इवेंट। फिर बताया मैंने एक सिंगल इवेंट में दो केस, आइदर और का केस सिखाया मैंने। जैसे कल कार्ड निकाला, एक तो सीधा कार्ड निकाल लिया, जैसे कल बॉल निकाली थी, नंबर चूज किया था, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एनडीए में दो क्वेश्चन तो आपको उसके मिलेंगे ही मिलेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी के, जो यूजिंग परमुटेशन होगी आपकी या कॉम्बिनेशन का यूज करके। अब आपके पास दो इवेंट आएंगे, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा 6 टॉपिक करा के, 6 के 6 टॉपिक को एक ही क्वेश्चन से कनेक्ट कर दूंगा। फिर आपको बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं रहेगी कि ये कौन से टाइप की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले मैं सारी टाइप्स क्लियर करूंगा, एग्जांपल्स के साथ करूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी प्रोबेबिलिटी होगी। चले, तो अभी एक इवेंट नहीं होगा, अभी इवेंट होंगे हमारे पास दो, ठीक है। तो इवेंट आपको दे देगा ए एंड बी, A and B, two event associated to a random experiment. कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने करना है, उस एक्सपेरिमेंट पे दो इवेंट बने हुए हैं। भाई 3 कॉइन उछाल दे, 2 कॉइन उछाले, कोई भी दो इवेंट बना दे, नंबर ऑफ इवेंट्स बनते हैं। तो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट व्हेन अदर हैज अकर्ड। इसका मतलब समझिए आप क्या है। उन दो में से किसी एक इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, दोनों की नहीं, जबकि दूसरा हो चुका हो। ये जो हो चुका है इसको कहते हैं हम कंडीशन, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहा, इस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी अंडर ए कंडीशन आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है किसी इवेंट की। अगर सीधी एक इवेंट की निकालनी है तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाएगी हमारी, जो कल पढ़ाया था। आज ये कहता है कि इवेंट तो दो बनेंगे, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि दूसरा हो चुका है। तो इसमें दो केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, बी हैज अकर्ड, या फिर ये भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। दोनों केस बनते हैं भाई। इसको कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो कहेंगे पी ए बाय बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड उसको कहेंगे पी बी बाय ए। तो समझना जो नीचे है वो हो चुका है, दिमाग में घुसा लेना कि वो हो चुका है। क्लियर है? अब पी ए बाय बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो इसको निकालने का तरीका है, जो मैं बोलूं वही तरीका आपने माइंड में बैठाना है, रट्टा नहीं मारेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो अभी बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा और फंस जाओगे तुम, जेई में भी आता है हर बार। पाई में अकर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। आप इसको ऐसे याद रखो, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाले की। अब इसको क्या कहोगे? सेम तरीके से बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, मैं डेफिनेशन पे बाद में जाऊंगा। पहला क्वेश्चन इस पे बनेगा बेटा, आपको पी ए पी बी पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी नोट वगैरह कुछ दे देगा। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया
पी ए है 0.7, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, एरर आ सकता है भाई क्वेश्चन में कोई भी, ठीक है। पी बी आपको दे दिया 0.5, ठीक है। पी ए यूनियन बी आपको दे दिया, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, पी ए यूनियन बी हम क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 0.9, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछता है वो देखिए, आप आपसे पूछ लिया पी ए बाय बी, फिर पूछ लिया पी ए नोट बाय बी, फिर पूछ लिया पी ए नोट बाय बी नोट, और थोड़ा जे टाइप बनाना होगा तो मैं कुछ और ही डाल दूंगा इसमें, फिर एनडीए टाइप तक रखना है, मैं एनडीए टाइप तक रख रहा हूं इसको, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा हूं। पी ए बाय बी क्या कहता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी, मेरी बात समझ में आई? सर पी ए इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी, तो यहां से क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, कल सिखाया था ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन निकालना, तो यह क्या घटेगा, यूनियन, तो दैट इज 12 यानी 1.2 माइनस 9 दैट इज 0.3। कोई डाउट है किसी को, आ जाइए। 0.3 अपॉन पी बी क्या है आपका 0.5, दैट इज 3/5, आंसर आ गया। अब मैंने वो आपको उस लैंग्वेज में क्यों याद करवाया वो आपको यहां समझ आएगा। आप सीधा रट्टा मार लेते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है यहाँ पे, ए नोट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो यहां है, और बाय में पी बी। अब ये प्रॉपर्टी कल सिखाई आपको, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए में नहीं है बी में है, तो बी में से इंटरसेक्शन घट जाएगा। सिखाई थी या नहीं सिखाई थी कल, याद नहीं है, सिखाई तो थी, याद नहीं है, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए तो ऐसे टेस्ट होगा नहीं भाई, डेली का डेली। देखो कभी भी कई बार बच्चे पूछते सर बेस्ट वे क्या है पढ़ने का, बेस्ट वे होता है सबसे पहले जिस चैप्टर को आज आप पढ़ के आए हो, सबसे पहले बैठ के उसके कंसेप्ट्स देखेंगे, सारे कंसेप्ट, की पॉइंट्स एंड फॉर्मूले, तीन चीजें हमारे पास। कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक में क्या है, क्या जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे निकालना है। की पॉइंट, इसके करने के तरीके, यानी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, वो की पॉइंट्स होते हैं। थर्ड फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले हो जाए, ये तीनों चीजें जब परफेक्ट हो फिर क्वेश्चंस उठाने होते हैं। आप जाते ही घर पे क्या करते हो, क्वेश्चन उठा लिए और सोल्व करना स्टार्ट। पहले 4 क्वेश्चन पकड़े, पहला हुआ, दूसरा अटक गया, चलो छोड़ो नहीं हो रहा, अगले पे तीसरा अटक गया, चौथा। अगर 3 क्वेश्चन मैथ में कभी अटक गए ना एक साथ, गारंटी देता हूं मन नहीं करेगा पढ़ने का, फिर आप क्या करते हो, बंद, ये मैथ कोई पढ़ने की चीज है, रख दो साइड में, ऐसे मैथ आया भी नहीं करता भाई, इतना आसान मैथ भी नहीं है, ये हर एक के बस में होगा, ये उसी के बस में जो उसके नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा। और नेचर ये कहता है पहले कंसेप्ट पढ़ो, की पॉइंट्स पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो, सारे अच्छे से यहां बैठा लो, फिर क्वेश्चन पे जाके ट्राई करो। अगर फिर भी क्वेश्चन अटकता है तो फिर टीचर से बात करो, आपके टीचर में भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, ऐसी चीज आ गई हो जो वो नहीं क्लियर कर पाया हो आपके बच्चों की, क्योंकि एक मेथड से सभी बच्चों की क्लियर थोड़ा ना होते हैं, टीचर की भी कमी नहीं है, हर बच्चे का दिमाग अलग तरीके से चलता है, टीचर कोशिश करता है कि मेथड ऐसा दिया जाए जो हर बच्चे के माइंड पे स्ट्राइक करे। तो मेथड तो दे रहे हैं आपको, तो ट्राई आप करोगे घर पे तभी क्वेश्चन होंगे। बाय पी बी वैल्यू रख दो बेटा, पी बी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3, पी बी 0.5, दैट इज 0.2 बाई 0.5, 2/5। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया पी ए नोट बाय बी नोट, अभी तो बोला था इन दोनों का इंटरसेक्शन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट बाय पी बी नोट, ये भी कल प्रॉपर्टी सिखाई थी। ये क्या किया रे तुमने, ये नोट ऊपर जाएगा तो यूनियन में बदल जाएगा, नोट हटेगा
तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कल सिखा था, तो दैट इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी नोट, ये पी बी है तो पी बी नोट 1 में से घटेगा, क्या हो जाएगा 0.5। पी यूनियन बी कितना है 0.9, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0.1 बाय 0.5, दैट इज 1/5। यानी समझ आ गया आपको फॉर्मूला। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे दोबारा से, कॉन्सेप्ट और की पॉइंट को क्लियर करते हैं। डेफिनेशन दिख रही है आपको? क्वेश्चन में आपको या तो लैंग्वेज ही ऐसी लिखी मिलेगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन, या फिर जो मैं कह रहा हूं वो समझ लीजिए, 2 इवेंट बनाएगा, ये कहेगा एक की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि दूसरा हो चुका है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, क्या क्वेश्चन लिखा? टू डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस उछाली आपको, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस उछाल दे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सम कितना है 8, व्हेन इट इज नोन दैट at least one die shows number 3। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा मैंने कि भाई पेयर ऑफ डाइस, यानी 2 डाइस उछाली आपने, प्रोबेबिलिटी निकालो सम 8 आए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी गया, 2 डाइस उछाली, टोटल आउटकम 36 होगी, सम 8 आने की। सम 8 आने के केस का शॉर्टकट बता दूं तुम्हें, सम 7 के सबसे ज्यादा केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6। इससे आगे जाओ तो एक एक घटाते रहना, पीछे आओ तो भी एक एक घटाते, 6 कर लिया करो। 7 से 8 है तो कितने केस बनेंगे? 5। 9 है तो सम 4, 10 है तो 3, 11 है तो 2, 12 है तो 1। ऐसे नीचे आने के, फटाफट उंगली खड़ी करो और पकड़ लो। केस बनाओगे टाइम लगेगा, आप बना भी सकते हो। अब आओ मेरी बात कर, सम 8 की प्रोबेबिलिटी तो पूछी उसने, लेकिन ये हमें पता है क्या, नहीं गिवन है कि कम से कम एक डाई पे 3 जरूर आएगा। तो आप क्या करो, ये दोनों बातें जो कही है ना, ये गिवन है, ये निकालना है, दोनों के इवेंट बना लो। मैं लिखने का तरीका बताऊं, लिखना तो हमें है ही नहीं। ए इवेंट बना लो सम 8 का, बी इवेंट बना लो एटलीस्ट 1, कम से कम एक डाई पे क्या आएगा? 3 आएगा। ए इवेंट के अंदर सम 8, 8 के केस पता है ना सबको, कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से। 1 7, 7 तो होता ही नहीं डाई पे। 2 6 3 5 4 3 4 4 5 3 6 2। रेडी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, यहां से निकाल लीजिए। अरे ए की प्रोबेबिलिटी 2 डाई उछाली है, फेवरेबल आउटकम कितनी है? 5, 5/36। बी एटलीस्ट 1 डाई शोज नंबर 3, कम से कम एक डाई पे 3 जरूर आएगा। तो पहली पे 3 आ जाए तो दूसरी पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर एटलीस्ट वर्ड यूज नहीं होता, ये होता 1 डाई शोज 3, तो ये नहीं आता, यहां दोनों 3 है। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम एक डाई पे 3 जरूर आएगा। तो दूसरी पे भी तो 3 आ सकता है, 1 3 2 3 4 3, 3 3 तो आ चुका है पहले, 5 3 6 3। कितने केस बन गए? 11, 11/36। हमें निकालना क्या है सर? ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। किसकी निकालनी है? ए की। लेकिन सर कंडीशन है, आ गया समझ में? ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं भाई, दोनों में कॉमन कितने केस हैं? जिसमें सम 8 होगा वही कॉमन होगा, एक ये सर एक ये 2 केस कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/36। तो 2/36 बाय में पी बी 11/36, तो आंसर क्या आया? 2/11। पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस नो में जवाब दिया करो। इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है या यस कहने में लगती है? कितना वेट होता है यहाँ? कितना? 1400 ग्राम। तो आपके ये माइंड जो दिमाग है सिर्फ इसमें है, खोपड़ी में कितना वेट होता है? 29 तो हड्डियां है इसमें,
जिन्हें तुम हिला रहे हो, फिर कह रहे हो वेट 1400 ग्राम है। चलो मैथ से बायो पे मत ले जाओ मेरे को, नहीं मैं बता भी दूंगा तुम्हें क्या। चले आगे, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखूं या बहुत है, अगले टॉपिक पे चलो। एक और, एक और लिखते हैं, थोड़ा सा उड़ जाके लिख दे। वही लिख देते हैं जो क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल दिया था ना, जो कंपाउंड इवेंट वाला, कंपाउंड एक्सपेरिमेंट वाला। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो लिखते हैं। एनडीए के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन आया था। 3 डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन, 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस उछाली भी हमने, अंडर द कंडीशन, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? नो टू शोज द सेम फेज, नो टू शोज सेम फेज, कोई भी दो सेम फेज शो नहीं करेंगे। What is the probability one face shown is 1? What is probability? One face shown is ace. Ace किसको कहते हैं आप? 1 को। ace किसको कहा जाता है? 1 को। भाई आधे बच्चों को तो स्टेटमेंट में ही डाउट हो गया होगा। 3 डाइस उछाली, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 216, 6 इंटू 6 इंटू 6। 2 इवेंट बना दिए, एक तो कंडीशन दे दी नो टू शोज सेम, तो ए बी इवेंट नो टू सेम। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कम से सॉरी एग्जैक्टली एक पे क्या आना चाहिए? 1। बी इवेंट क्या हो गया? 1 फेस एस यानी 1। ए के अंदर क्या जाएंगे? केस बहुत ज्यादा है इसीलिए दूसरा मेथड यूज करेंगे। किन्हीं भी 2 पे सेम ना हो, किन्हीं भी 2 पे सेम ना हो, तो आप 2 सेम वाले निकाल लीजिए। पहले 2 पे सेम के समझ लीजिए आप कैसे केस आएंगे। जैसे पहली पे 1 आ गया, दूसरी पे 1, ठीक है। तीसरी पे क्या हो सकता है? कोई भी 2 सेम ना हो, 2 सेम ना हो, तीसरे की तो बात नहीं की उसने। 2 सेम ना हो, 2 सेम के निकाल रहे हम। 2 सेम हो तो 1 1 2, 1 1 3, कितने केस बनेंगे यहाँ पे? 5। फिर 1 1 के ही केस यहां भी तो आ सकता था। 1 1 1 1 यहां क्या आ जाता? 2, या 1 1 यहां क्या आ जाता? 2। कितने केस बनेंगे? 15। 15 1 1 के बन गए, 15 2 2 के, 15 3 3 के, 15 4 4 के, 15 5 5 के, 15 6 6। तो टोटल केस कितने हो गए? इन 2 में 6, कितने केस बनेंगे? 90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 फेस सेम आने की, इसकी सेम आने की 90/216। लेकिन हमें निकालने हैं जब वो सेम ना हो। तो कितने बच गए? 216 में से 90 घटा दीजिए, 126। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुई? 126/216। आया समझ? क्या कहा है इसने? नो टू सेम। हाँ निकाल सकते हैं परमुटेशन से, निकाल सकते हैं परमुटेशन से, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ले जाना नहीं चाहता था। 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई 3 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। नो टू सेम का मतलब है कोई भी 2 एक जैसे ना हो, कोई भी 2 एक जैसे ना हो। यानी क्या है इसका मतलब? क्या? नो टू सेम का मतलब यहां पे वो हमने स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़। नो टू सेम का मतलब है तीनों के तीनों नंबर कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। सॉरी, यहाँ पे नो टू सेम का मतलब क्या है? वो स्टेटमेंट दोबारा देखिए मैंने। नो टू सेम का मतलब है तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। ऐसे केस निकालने की बजाय तीनों सेम के कितने क्वेश्चन बनते हैं? तीनों सेम के कितने बनते हैं? 6। वहां से निकाले तो कितना इजी रहेगा? पहला केस कितने में से आएगा? 6 में से।
दूसरा किस में से आएगा 5 में से, तीसरा किस में से आएगा 4 में से। 6 × 5 300 का 120 बनेंगे। हमारे वहां कितने आए थे 126, उसमें से 6 कौन से घटेंगे, व्हेन ऑल 3 आर सेम। आ रहा है ना इक्वल। भाई वहां हमने कितने निकाले, नो टू सेम के कितने निकाले, 2 सेम ना होके कितने आए थे 90, प्लस 6 किसके गए, प्लस 6 किसके हो गए, जब तीनों के तीनों सेम हो, टोटल कितने हो गए 96। 216 में से 96 घटेंगे कितने आएंगे 120। लेकिन परमुटेशन से देखोगे तो एक लाइन में जाएगा। 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, कितने नंबर है टोटल 6, कोई भी सेम, कोई भी 2 सेम ना हो, यानी ऑल आर डिफरेंट। तो 6 में से 3 उठाने, पहला कितने तरीके से आएगा 6, दूसरा 5, तीसरा 4, क्योंकि जो एक बार आ गया वो रिपीट नहीं होगा। तो आ गया होगा समझ में। तो नो टू सेम में कितने केस बने 120/216। अब है बी इवेंट है कि कम से कम, सॉरी एग्जैक्टली 1 फेस पे क्या रहेगा 1। अब इसी तरीके से आओ फिर, 3 नंबर सिलेक्ट करने, इनमें से अरेंज करने। एक फेस पे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, एक को फिक्स कर दिया कितने तरीके से एक, बाकी पे कोई भी जा सकता है। 6 × 6 5 कैसे भाई, इसने ये थोड़ा ना कि एक फेस पे क्या आएगा 1, तो बाकी पे कोई भी जाए। ये भी 6 तरीके से, ये भी 6, कितने तरीके बन गए 36। समझ रहे हो ना। अब भी क्या है, आपने तो 1 पहले पे ले लिया, दूसरी डाई पे भी तो हो सकता है, तीसरी डाई पे भी तो हो सकता है, 3 बार उछालिए ना। तो ऐसे कितने केस बनेंगे 3, यहां आ जाए 1 या यहां आ जाए 1। 36 या 108, तो 108/216। अब क्या निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन है बी। इनमें वो केस कॉमन आएंगे, इसी के देख लो आप, ये छोटा है जिसमें सारे डिफरेंट हो, एक फेस पे तो 1 हो, बाकी सारे डिफरेंट हो। तो एक केस पे 1, दूसरा कितने तरीके से, अगला यहां 1 फिक्स हो गया, 1 तो आएगा नहीं, कितने तरीके से आएगा 5, तीसरा एक यहां आ गया, कितने तरीके से आएगा 4, 20। ऐसे कितने केस बनेंगे 3 टाइम्स, तो कितने बने 60। 60/216। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछी थी, कंडीशन ये है, ए वाली कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी पूछी है इस वाले की, इसकी पी बी की पूछी है, जबकि क्या गिवन है ए, ऊपर इंटरसेक्शन 60/216 और नीचे ए 120/216 1/2। आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है, आंसर में देख लेता हूं एक बार, 13 13 13 सही आंसर है भाई। समझ गए, क्लियर हुआ ना या नहीं क्लियर हुआ भाई। परमोटेशन इसीलिए तो सिखाया था, जब ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आएगी वही तो अरेंज करके देगा, और कौन करके देगा। कल ये सारे तरीके सिखा दिए थे आपको। चले आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट डिपेंडेंट इवेंट, दूसरा पार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज है। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक इवेंट बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर हमने क्या पढ़ा, 2 इवेंट बनाए, एक की प्रोबेबिलिटी जबकि दूसरा हो चुका हो। अब क्या कहेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 इवेंट बना देगा, दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालो। ए बी सी, कितने भी इवेंट बना लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस। इसका मतलब समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, पी ए बी सी इसको कहते हैं, या पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन इसको भी कहते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट पे 2 इवेंट करे, 3 इवेंट करे, आपसे इकट्ठा उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले। समझ गए, 2 इवेंट बनाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ ए बी दोनों की, तो उसको ऐसे लिखोगे
2 इवेंट है तो क्या लिखेंगे PAB, 3 इवेंट है तो क्या लिखेंगे PABC, 4 इवेंट है तो क्या लिखेंगे PABCD। अब वो इवेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? पहले समझो लैंग्वेज में, जब एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, अगर उस दूसरे इवेंट को करने में पहले इवेंट का असर पड़ता है तो वो होते हैं डिपेंडेंट। अगर दूसरा इवेंट करते हैं, पहला चाहे कुछ भी हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका होता है इंडिपेंडेंट। जैसे किसी बैग से आपको 2 बॉल निकालनी है, ठीक है, चले भाई, मैंने जो कहा अब उसको मैथमेटिकली लिखता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन भी साथ के साथ ले रहा हूं मैं। एक बैग में 5 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है। नजर लग गई तेरी इसको? हाँ, मुंह धो के आकर, पूरा तो नहीं मानेगा। पानी भी रख रखे। 5 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल्स हमारे पास। ये कहता है 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल निकालने हैं 1 बाय 1। यहां लिख दिया विद रिप्लेसमेंट, यहां लिख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑल रेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी 2 रेड, फर्स्ट रेड, सेकंड, थर्ड व्हाइट। समझते जाना मैं भाई, मैं इवेंट लिखने नहीं सिखाऊंगा आपको, सिर्फ ये सिखा रहा हूं कंपटीशन में आपने आंसर कैसे निकालना, ठीक है। बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए सीधा लिखूंगा। यहां जब बॉल निकलेगी एक एक करके, तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर है या विद रिप्लेसमेंट है, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो जो बॉल निकाली वापस डाल दी, जब दूसरी निकलेगी तो उस पर कोई असर पड़ेगा? वापस ही डल गई तो वैसा ही बैग फिर हो गया, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। और जब पहली बॉल निकाल के वापस नहीं डाली, जब दूसरी निकालोगे तो एक बॉल कम हो चुकी होगी, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, PAB, 2 पे ही लिख देता हूं मैं। अगर, या 3 ले लो, कोई इतने भी ले लो, PA इंटू PB बाय A इंटू PB बाय C बाय AB, ये तो लिखा जाता है ऐसे। और ये लिखा जाएगा PAB इक्वल टू PA इंटू PB। इसको आप ये भी कह सकते हो PA इंटरसेक्शन B, ऊपर लिख रखा है मैंने। 2 इवेंट अगर डिपेंडेंट है तो जब पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो इनटू में, दूसरा जब करोगे तो पहला हो चुका है इसलिए वो कहाँ लिख दिया है, नीचे। यानी अब आपने यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, नहीं तो लगाने के बाद भी वही आएगा। आपको सीधा ये याद रखना है कि A हो चुका है, एक बॉल घट चुकी है। और जब C करोगे तो ध्यान रखना A और B दोनों हो चुके हैं, यानी 2 बॉल घट चुकी। यहाँ कुछ याद नहीं रखना, सीधी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करनी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी। 2 इवेंट, 3 इवेंट कितने भी हैं उनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव। आगे सबके लिए बेसिक यही है, ठीक है। चलो भाई, बॉल निकाल दूं, इवेंट तो बनाने नहीं मुझे, ये तो समझाना नहीं क्या लिखा है, मैं सीधी बॉल निकाल देता हूँ। 3 बॉल निकालनी, पहली कैसी आएगी, रेड, रेड निकाल दो भाई, 5 बाय 8। दूसरी बॉल निकालूंगा, एक रेड कम हो चुकी है, निकालनी कैसी है, व्हाइट, तो 3 बाय 7, एक टोटल में से घट गई ना, व्हाइट तो उतनी है। तीसरी निकालनी है, फिर से व्हाइट, 2 बाय 6। यहां जब निकालूंगा सारी रेड निकालनी है, तो रेड कितनी थी, 5, टोटल कितनी थी, 8, फिर से रेड 5 बाय 8, फिर से रेड 5 बाय 8,
यहां विद रिप्लेसमेंट है तो वापस बॉल उतनी ही हो जाती है, बस इतना सा ध्यान रखना। आ गया समझ में? नहीं आया? सभी इवेंट के एक साथ पूछे तो उनकी क्या कर देनी, आपको मल्टीप्लाई कर देनी। क्लियर हो गया? अब एक ध्यान और रखना, उन्हीं क्वेश्चंस में फिर से आएगा जो स्टार्टिंग में आ जाते ही कराए थे। आपको ये कहेगा दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सीधा उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाए। पी ए इंटरसेक्शन बी जब किसके इक्वल हो जाए, पी ए इंटू पी बी, तो वो इवेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है ना सबको? और अगर थ्योरम एक हमारी ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो, ए और बी कैसे दे रखे हैं आपको, इंडिपेंडेंट, देन ए नॉट बी नॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ऑल्सो ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी नॉट ए भी इंडिपेंडेंट होंगे। यानी ए बी इंडिपेंडेंट दे दिए तो आप ये भी लिख सकते हो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। इंडिपेंडेंट दे रखे हैं ना ए और बी, तो उनके नोट भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। टर्म्स में यूज किया, एक पे नोट हो एक पे ना हो तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। गिवन में क्या देना होना चाहिए, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और लिया। ठीक है, जैसे किसी ने कहा एक बैग में 3 व्हाइट 5 ब्लैक 3 रेड बॉल्स हैं, 3 बॉल्स ड्रॉन, 3 बॉल निकालने हैं 1 बाय 1। दोनों केस इधर रिप्लेसमेंट इधर विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 व्हाइट, कम से कम एक व्हाइट हो। एटलीस्ट 1 का केस कभी भी आपको नजर आ जाए, एटलीस्ट 1 कहीं भी लिखा नजर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम एक, एक से ज्यादा सारे हो सकते, एक या एक से ज्यादा। तो बचा क्या, एक वाइट हो 2 वाइट हो 3 वाइट हो, तो बचा क्या इसमें, सिर्फ एक ही केस बच जाता है, एक भी ना हो यानी 0 वाला केस। तो ये निकालने की बजाय आप ये निकालो, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, 1 1 माइनस नन। बस इतना याद रख लो, यहां तो व्हाइट है सभी केस के लिए लिखवा दिया मैंने, एटलीस्ट 1 जहां भी नजर आए तो आप क्या निकालेंगे, टोटल माइनस नन। तो एटलीस्ट 1 व्हाइट निकालने की बजाय हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस नन व्हाइट, 1 माइनस नन व्हाइट, 1 माइनस, कितनी बॉल निकालनी है, 3, कितनी बॉल निकालनी है, 3, विद रिप्लेसमेंट निकालनी है, कोई भी व्हाइट ना हो, व्हाइट को काटा मार दो बाकी तो कोई भी हो सकती है। बाकी कितनी बच गई, 8, टोटल कितनी है 11, तो पहली बॉल निकलेगी 8 में से कोई एक, नीचे 11 में से कोई एक, दूसरी बॉल निकलेगी, पहली वापस डल दी तो 8/11, तीसरी बॉल निकलेगी 8/11, दैट इज द आंसर। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पहली 8/11, दूसरी 7/10, तीसरी 6/9, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इसका डेफिनेशन का यूज जरूर ध्यान रखना है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब उनके मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी या उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाए, पी इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये याद रखना। आगे चलते हैं, अगला है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट क्या है, अब आपका एक्सपेरिमेंट एक बार में पूरा नहीं होगा। अभी तक एक्सपेरिमेंट हम करते थे तो इवेंट जो करते थे वो इवेंट सीधा सीधा कर हो जाता था, अभी ऐसा इवेंट दे देगा कि आपके एक्सपेरिमेंट पे ही वो डिपेंड नहीं करेगा, उसको इंडिपेंडेंट कर देगा, या तो इस तरीके से आ सकता है या इस तरीके से। जैसे मैं कहता हूं 2 बॉल आर ड्रॉन, 3 व्हाइट 5 रेड है, 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है,
वन बाय वन दोनों केस ले लो, विद का भी और विदाउट का भी, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ब्लैक, सिर्फ एक ब्लैक को, एग्जैक्टली यानी ओनली वन वाइट हो, ये वर्ड लगा दिया, ये वर्ड आपको परेशान करेगा। बोल कितनी निकाली? दो, विद भी हो सकती है विदाउट भी हो सकती है, दोनों केस में आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक ही वाइट हो, अब हमें क्या पता वो कौन सी वाइट होगी, तो दो केस बन जाएंगे। हो सकता है पहली वाइट हो दूसरी ब्लैक रेड हो सकता है दूसरी वाइट हो पहली रेड हो। तो एक्सपेरिमेंट दो बार में होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। दोनों ही एक्सपेरिमेंट अपने आप में पूरे हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, या तो ये होगा या वो होगा। समझो आप, यहां निकालनी विद रिप्लेसमेंट है चाहे विदाउट है, तरीका तो ये बने। हो सकता है पहली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड, और पहली रेड आ जाए दूसरी व्हाइट। और हमेशा किस पे खुलता है? यूनियन पे। यूनियन पे खुल गया, यूनियन है तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यहां पहली व्हाइट दूसरी रेड, वहां दूसरी व्हाइट पहली रेड, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन जब खुलेगा
बैटरी नहीं है। चल निकली है भाई आपकी। एक्सट्रीमली सॉरी भाई, माइक के सेल्स डेड हो गए थे, हमें लेट पता चला। चलिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट दे कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, दे एग्री टू ईच अदर to stating the same fact. दो बच्चे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी आपको। ये 7 में से 5 बार सच बोलता है, 6 में से 3 बार। तो सच बोलने की, नितिन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/7। और प्रिंस के सच बोलने की 3/6। झूठ बोलने की आप निकाल सकते हो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो दोनों एक बात को कहने पे एग्री हो एक दूसरे पे, या कंट्राडिक्ट हो। कंट्राडिक्ट कब होंगे? 2 तरीके से हो सकते हैं, एक सच बोले दूसरा झूठ। तो ये सच बोले ये झूठ, या ये सच बोले ये झूठ, 2 केस बने। एग्री कब होंगे? दोनों के दोनों सच बोल रहे हो, या दोनों के दोनों झूठे हो। तो एग्री के केस में बोथ ट्रुथ, दोनों सच बोल रहे हो, या बोथ लाइज, दोनों सच बोल रहे हो तो 5/7 इंटू 3/6, दोनों झूठ बोल रहे हो तो 2/7 इंटू 3/6। एलसीएम कभी काटा मत करो, 7 6 जा 42, 15 और 6 21, 1/2। आधे चांस है दोनों एक दूसरे से सहमत होंगे। इतना ही झूठ बोलता है क्या? तो ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कई बार, ए एंड बी प्लेइंग ए गेम। ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, कुछ भी गेम मिल सकता है आपको। टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहे, हु गेट हेड्स विंस द गेम। जिसमें से जिसको भी हेड आ गया वो गेम जीत जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो, ए जीत गया। तो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है ऑर्डर, ये याद रखना भाई, ऑर्डर सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब पहले कौन उछालेगा। आप ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो कैसे करोगे? देखो, हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए, ए जीत जाए। ये कोई जरूरी है भाई पहली बार में हेड आ जाएगा? दूसरी बार में जीते, दूसरी बार में कब जीतेगा? ए ने उछाला, उसको ऐड नहीं आया, फिर बी उछालेगा, बी को भी ऐड ना आए, फिर ए की बारी, ए को ऐड आ जाए। ये कोई जरूरी है तीसरी बार में जीते? यानी पहली बार में नहीं आया, बी को भी नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, बी को भी नहीं आएगा, तीसरी बार में बारी आई और वो जीत जाए, एंड सो ऑन। ये गेम कब तक चल सकता है? इनफाइनाइट में नहीं। यहां पे जो ए क्या इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। इसमें ये ध्यान रहे आपको, यहां जिस चीज से वो जीत रहा है उसी को इवेंट बना लेना आपने। ए बी इवेंट ए गेट हेड, बी बी इवेंट बी गेट हेड। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आना जीतना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। और का मतलब प्लस, ना आने की भी क्या होगी? 1/2 1/2 1/2। यहां पे 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड सो ऑन। दिस फॉर्म्स ऑलवेज ए जीपी। ए क्या है? 1/2, कॉमन रेशियो क्या है? 1/4, और सम क्या होता है इनफाइनाइट? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। 1/2/3/4, 4 ऊपर जाएगा, दैट इज 2/3। 2 ही गेम खेल रहे हैं, दूसरे की निकालनी तो एक में से घटा दो दूसरा। 3 गेम खेल रहे हो तो ऐसे ही चलेगा। जैसे मान लो 3 बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक ही जीतने की निकाल रहे हो तो हो सकता है पी ए पहली बार में ही जीत जाए।
दूसरी बार में जीतेगा तो क्या आएगा, पी ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट एंड ए, ऐसे चलेगा गेम। और ये कोई जरूरी भी नहीं है, कोई नहीं उछाले, डाई उछाल दी, आप डाई को भी छोड़ो, पेयर ऑफ डाई उछाल दी, सम 8 आया तो जीत जाएगा, सम 8 आया तो जीत जाएगा। तो इसी को इवेंट बना लो, सम 8 आने को। सम 8 आने के कितने केस थे, 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36, ये आने की होगी, ना आने की क्या होगी 31/36, तो वो रखी जाएगी, कोई भी इवेंट हो सकता, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आज के लेक्चर में भी मुझे नहीं लग रहा कंप्लीट होगी, तो एक लेक्चर और देंगे इस पे अच्छे से अगर समझ आए तो, क्योंकि अभी कई टॉपिक रहते हैं हमारे, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल थ्योरम, 4 टॉपिक रहते हैं, कल कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है।